हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस की, जो हमारी फर्स्ट बुक है। फर्स्ट बुक के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, ठीक है, वो सभी क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। वन शॉट वीडियो है और इस सिंगल वीडियो में ही आपके पहली बुक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, ठीक है। आप प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर की वीडियो देख सकते हैं। चैप्टर आपको बिल्कुल डिटेल में करा रखे हैं, सभी चैप्टर आपको कराए हुए हैं और उनके साथ के साथ आपको एमसीक्यू भी मिल जाएंगे, ये प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगे, ठीक है। तो आप सभी चैप्टर को और उनके एमसीक्यू क्वेश्चन को भी देख कर जाइए पेपर से पहले, ताकि आपकी तैयारी जो है वो और अच्छे से हो जाए, ठीक है। और मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, एकलव्य स्टडी पॉइंट मेरा यूज़र नेम है। और टेलीग्राम ग्रुप है हमारा क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप के नाम से, आप इसे ज़रूर ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा इंपॉर्टेंट कि दूसरी दुनिया के देश किन्हें कहा जाता है। देखिए, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था, ठीक है, उसके बाद यानी 1945 के बाद दुनिया जो थी वो दो खेमों में बट गई थी, ठीक है। तो यहीं पे जो पहली दुनिया है वो अमेरिका की तरफ संकेत करती है, दूसरी दुनिया जो है वो उसका संकेत जो है वो USSR की तरफ है। तो समझिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के देशों की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को सोवियत संघ की समाजवादी तर्ज पे ढाला गया। यानी कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था, दुनिया दो हिस्सों में बट गई थी, तो ऐसे में जो यूरोप का जो पूर्वी हिस्सा था, यानी पूर्वी यूरोप वाला हिस्सा था, उसको USSR ने यानी कि सोवियत संघ ने सपोर्ट किया, ठीक है, और उसको अपनी समाजवादी तर्ज पे ढाल दिया। और देशों के इस समूह को दूसरी दुनिया के देश, या फिर इसको समाजवादी गुट भी कहते हैं हम इसको, ठीक है, तो इसको कहा जाता है। तो अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे कोई, तो आप सीधा सीधा बता देना कि दूसरी दुनिया के देश वो देश हैं जो सोवियत संघ के खेमे वाले देश थे। अगला क्वेश्चन है कि सोवियत प्रणाली की मुख्य विशेषता बताइए। देखिए, सोवियत प्रणाली की मुख्य विशेषता क्या है कि इसमें जो पूंजीवादी व्यवस्था है इसका विरोध किया गया था और इसमें समाजवाद के आदर्शों से ये प्रेरित थी, ठीक है। इसमें क्या था कि सोवियत प्रणाली में नियोजित अर्थव्यवस्था थी, यानी कि इनकी जो अर्थव्यवस्था थी वो पूरी प्लान थी, उसकी प्लानिंग की गई थी, पूरा नियोजन किया गया था। और यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा था, यहाँ पे एक ही पार्टी का शासन था, वो थी कम्युनिस्ट पार्टी, इसका दबदबा रहा है। और इनकी अर्थव्यवस्था जो थी वो विकसित अर्थव्यवस्था थी, इनके पास संचार प्रणाली बहुत ही उन्नत किस्म की थी, इनके पास ऊर्जा संसाधन थे जिसमें खनिज तेल, लोहा, इस्पात, ये सारी चीज़ें उपलब्ध थी। दूर दराज के इलाकों में देखें तो इनकी जो कनेक्टिविटी है, यानी कि आवागमन की बेहतर व्यवस्था थी, कनेक्टिविटी इनकी बहुत अच्छी थी। इनके जो जो उपभोक्ता उद्योग है, ठीक है, वो भी बहुत अच्छे थे। इनमें आप ये लगा लो, पिन से लेकर कार तक का निर्माण होता था। इसका मतलब क्या है कि छोटी से छोटी चीज़ से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ों का निर्माण जो है इनके घरेलू लेवल पे हो जाता था। और फिर क्या है कि न्यूनतम जीवन स्तर की सुविधाएं थी, यहाँ पे बेरोजगारी नहीं थी, लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिली हुई थी, एजुकेशन अच्छी थी, ठीक है, लोगों को एजुकेशन मिल जाती थी। और मिल्कियत का प्रमुख रूप राज्य का स्वामित्व, ये महत्वपूर्ण है। देखिए, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो शासन था ना, जो सत्ता थी, वो राज्य के हाथ में थी, यानी कि सरकार के हाथ में थी। और उत्पादन के साधनों पर भी राज्य का नियंत्रण था। राज्य का नियंत्रण मतलब सरकार का नियंत्रण था, ठीक है। तो ये है सोवियत प्रणाली की विशेषता, पेपर में आता है कई बार। एक क्वेश्चन है आपका कि सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारण आपको बताने हैं। तो देखिए, सोवियत संघ के विघटन के कई कारण थे, वो कारण हमें पता होने चाहिए, ठीक है। तो देखिए, हम समझते हैं इसको कि नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा ना कर पाना। देखिए, सोवियत संघ में एक ही पार्टी का शासन था जो कि कम्युनिस्ट पार्टी थी। कम्युनिस्ट पार्टी जो थी वो वहाँ की जो जनता थी उसकी जो राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाएं थी उसको पूरा नहीं कर पा रही थी, ठीक है। तो एक कारण तो ये था जिसकी वजह से लोगों के मन में द्वेष आ गया था। फिर सेकेंड है आपका कि सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का सिकंजा, यानी कि यहाँ पे जो ब्यूरोक्रेसी थी, जो नौकरशाही थी, जो यहाँ के अधिकारी कर्मचारी थे, इनका सिकंजा था पूरी तरीके से, ठीक है। और कम्युनिस्ट पार्टी का अंकुश, कम्युनिस्ट पार्टी का भी यहाँ पे दबदबा था। कम्युनिस्ट पार्टी थी, दूसरी कोई पार्टी नहीं, तो जाहिर सी बात है तानाशाही भी आ गई थी। संसाधन इनके पास खूब थे, हमने पढ़ा ना भी सोवियत प्रणाली की विशेषता में कि इनके पास बहुत संसाधन थे। लेकिन इन्होंने क्या करा, संसाधनों का जो ज़्यादातर उपयोग था वो परमाणु हथियार पे कर दिया, यानी जनता पे ध्यान ना देकर हथियारों की होड़ में ये लगे रहे। और यहाँ पे टेक्नोलॉजी अच्छी थी, बुनियादी ढांचे में देखा जाए तो ये ठीक थे। लेकिन जो पश्चिमी देशों से अगर इनका हम मुकाबला करें, ठीक है, कंपेयर करें, तो उनके मुकाबले में ये पिछड़े हुए थे। अगर हम USA से देखें इसको, तो USA के मामले में पिछड़े हुए थे। हालांकि फिर भी इनकी टेक्नोलॉजी दुनिया के अन्य देशों से अगर कंपेयर करें तो काफ़ी अच्छी थी। फिर क्या है कि यहाँ पे रूस की प्रमुखता, देखिए सोवियत संघ जो है, जो USSR है, ये 15 गणराज्यों को मिला के बना था, क्लियर है।
ठीक है। लेकिन इन 15 में से एक था रूस, और इस रूस का वर्चस्व था। तो जो बाकी 14 गणराज्य थे, इनको कहीं ना कहीं ऐसा फील होता था कि इनको इग्नोर किया जाता है या फिर इनको वो वैल्यू नहीं मिलती जो रूस को मिलती है। तो एक तरह से इनके मन में इस चीज़ को लेकर मतभेद रहा है, ठीक है, इन सोवियत संघ के विभिन्न देशों में, अलग देशों में। फिर क्या है कि जो मिखाइल गोर्बाचेव थे, इन्होंने क्या किया, सुधारों का प्रयास किया, व्यवस्था को सुधारना शुरू करा, और जिसका विरोध भी हुआ था। अर्थव्यवस्था इनकी गतिरोध हो चुकी थी। यहाँ पे उपभोक्ता वस्तु जो होती थी उसकी भी धीरे धीरे कमी होने लगी थी। राष्ट्रवादी जो भावनाएं थी वो पूरे राष्ट्र में, पूरे देश में एक मतलब एक उभार के रूप में निकली, ठीक है। लोग जो थे वो, उनको लोगों को मतलब गलत बताया जा रहा था। उनको क्या बताया जाता था कि कहीं ना कहीं जो सोवियत संघ है वो डेवलप हो रहा है, ठीक है, उसका विकास हो रहा है। लेकिन जब उनको पता लगा ना कि भाई उनके साथ गलत हुआ है, अमेरिका काफ़ी ज़्यादा आगे निकल गया और इनको झूठ बताया गया है, तो ऐसे में उनके उनके पूरे देश में, पूरे राष्ट्र में कहीं ना कहीं राष्ट्रवादी भावनाएं पनपने लगी, क्योंकि लोगों को अपने राष्ट्र से प्रेम तो रहता ही है। तो उनको जब पता लगा कि वो पिछड़ रहे हैं तो उनको काफ़ी धक्का लगा। फिर क्या है कि सोवियत प्रणाली का सत्तावादी होना। सत्तावादी का मतलब क्या होता है, देखिए, ऐसी सरकार जो सत्ता में आ जाए उसके बाद वो बस अपना भला देखे, ना कि जनता का भला, ठीक है। जनता जैसी जी रही है जीने दे उसको, बस अपनी जेबें भरने में अपने फायदे को देखने लगे, तो ऐसी सरकार को सत्तावादी कहा जाता है। तो यहाँ की जो सरकार थी ना वो कुछ सत्तावादी टाइप की ही हो चुकी थी। यहाँ की जो पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी, ये जनता के प्रति जवाबदेह नहीं थी। तो ये कई सारे रीज़न है, देखिए कई सारे पॉइंट है जितने मैंने आपको बताए। लेकिन देखिए पेपर में क्वेश्चन कितने नंबर में आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 4 नंबर या 6 नंबर में। तो यहाँ पे 4 में आपको 4 ही पॉइंट बताने, 6 में आपको 6 ही पॉइंट बताने हैं। और ये जो पॉइंट है इस तरीके से लिख के इसको एक्सप्लेन कर सकते हो आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम हुए। तो देखिए, शीत युद्ध की समाप्ति, जैसे ही यूएसएसआर जो था वो ख़त्म हो जाता है, टूट जाता है, तो वैसे ही क्या होता है, देखिए एक तरफ यूएसए था, एक तरफ यूएसएसआर था। इन दोनों के बीच में क्या था, तनातनी रहती थी, हमेशा से कंपटीशन रहता था। जब यूएसएसआर ख़त्म हो गया तो एक तरह से शीत युद्ध की भी समाप्ति हो जाती है यहाँ से। तो ये पहला पॉइंट ये हो जाएगा। फिर क्या हुआ, इन दोनों के बीच में क्या होती थी, हथियारों की होड़ होती थी। यूएसए भी चाहता था भाई ज़्यादा ज़्यादा हथियार हो, और यूएसएसआर भी चाहता था ज़्यादा हथियार हो। तो इनके बीच में होड़ मची रहती थी। लेकिन अब जब यूएसएसआर ख़त्म हो जाता है तो हथियारों की होड़ भी समाप्त हो जाती है। इनके बीच में विचारधाराओं की लड़ाई थी, क्योंकि यूएसए जो था वो पूंजीवाद को सपोर्ट करता था, ठीक है, पूंजीवाद को बेहतर बताता था। जो यूएसएसआर था यानी सोवियत संघ था, वो कहीं ना कहीं समाजवाद को बेहतर बताता था। तो इनके बीच में ये जो विचारधाराओं का जो मतभेद था वो खत्म हो गया यहाँ पे आके। एक ध्रुवीय विश्व, अमेरिकी वर्चस्व। देखिए जैसे ही यूएसएसआर समाप्त होता है, दुनिया में एक ही ताकतवर महाशक्ति बचती है जो कि है अमेरिका, और इसका पूरी दुनिया में वर्चस्व हो जाता है और एक ध्रुवीय विश्व हो जाता है। पहले 2 ध्रुवीय विश्व था, अब एक ध्रुवीय विश्व हो जाता है। सोवियत संघ का टूटना, उसके बाद क्या होता है, जैसे ही सोवियत संघ टूट जाता है तो नए देशों का उदय, क्योंकि आपको पता है 15 गणराज्यों को मिला के यूएसएसआर बना था। अब जब ये टूट गया है तो सभी देश अब अलग अलग हो चुके हैं, ठीक है। तो नए देशों का उदय होता है। यहाँ पे रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना दिया जाता है, और विश्व राजनीति में शक्ति संबंध जो है वो बदल जाते हैं। पहले क्या होता था, जो शक्ति संबंध थे वो कहीं ना कहीं यूएसए और यूएसएसआर के अराउंड ही घूम रहे थे। लेकिन जैसे ही सोवियत संघ टूटता है तो शक्ति संबंध भी हैं जो दुनिया भर में, वो कहीं ना कहीं बदल जाते हैं, ठीक है। और समाजवादी विचारधारा पे अब प्रश्न चिन्ह लगाए जाने लगे थे। तो ये आप बता सकते हो सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम हुए। अगला क्वेश्चन है शॉक थेरेपी, इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार आ जाता है। देखिए शॉक थेरेपी का मतलब क्या है। शॉक थेरेपी का मतलब है आघात पहुंचाकर उपचार करना, ये तो इसका शाब्दिक अर्थ है। तो अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। देखिए जैसे ही सोवियत संघ का पतन हो जाता है, सोवियत संघ टूट जाता है, यानी जो साम्यवादी विचारधारा है वो टूट जाती है। इसके बाद सोवियत संघ के गणराज्यों को विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्रा कोष है इनके द्वारा निर्देशित एक मॉडल को अपनाना पड़ता है। ये मॉडल जो था, इसके तहत अब इनको साम्यवाद वाली पुरानी व्यवस्था को छोड़ना है और पूंजीवाद को अपनाना है। यानी कि पहले जो ये साम्यवादी व्यवस्था में चल रहे थे उसको अब इनको छोड़ देना है और नई व्यवस्था को अपनाना है, यानी पूंजीवाद को। इसी को शॉक थेरेपी कहा गया, ठीक है। शॉक थेरेपी, देखिए यहाँ पे क्या हो गया था, एक चीज़ समझिए, जब यूएसए और यूएसएसआर दोनों ही ताकतवर थे, आपने समझा है, जब यूएसए और यूएसएसआर एक दूसरे के कंपटीशन में थे तब तक माहौल अलग था। लेकिन जैसे ही यूएसएसआर टूट जाता है तो ऐसे में दुनिया में एक चीज़ बहुत फेमस हो जाती है कि ये पूंजीवाद देश है, पूंजीवादी व्यवस्था वाला देश है, ठीक है, पूंजीवादी व्यवस्था को मानता है। और ये इतना ज़्यादा डेवलप हो गया है, इतना ज़्यादा विकास कर गया है, जबकि ये समाजवाद साम्यवाद को मानने वाला था।
और ये बिल्कुल ही डूब गया था। तो ऐसा माना जाने लगा कि पूंजीवादी व्यवस्था जो है दुनिया में बहुत बेहतर है। इसीलिए अब इन देशों को जो यूएसएसआर से अलग हुए थे, अब इन देशों को पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाना था, वो भी शॉक थेरेपी के तहत, ठीक है। और क्या सोच के अपनाया था इन्होंने शॉक थेरेपी को? ये सोच के अपनाया था कि इनकी जो अर्थव्यवस्था डूब गई है, जो इनकी यहाँ पे सिस्टम बिल्कुल बेकार हो चुका है, वो सब कुछ ठीक हो जाएगा धीरे धीरे, अमेरिका की तरह धीरे धीरे ये भी डेवलप होने लग जाएंगे, इन्होंने ये सोचा था। लेकिन हुआ क्या, इसको समझेंगे आगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन है कि शॉक थेरेपी की मुख्य विशेषता बताइए। तो सबसे पहले विशेषता पढ़ेंगे, फिर इसके परिणाम भी देखेंगे, वहां पे आपको पता लगेगा कि क्या हुआ आखिर। तो देखिए शॉक थेरेपी की विशेषता ये थी कि मिल्कियत का प्रमुख रूप निजी स्वामित्व होगा। पहले क्या होता था सोवियत संघ वाले देशों में, सोवियत संघ में, कि जो मिल्कियत का प्रमुख होता था वो निजी स्वामित्व नहीं होता था बल्कि राज्य होता था। लेकिन अब यहाँ पे राज्य और सरकार का वो महत्व नहीं रहा, अब निजी स्वामित्व को ही यहाँ पे क्या है, प्रमुख माना जाता है। राज्य की संपदा का निजीकरण किया गया, राज्य की जो भी संपत्ति थी उसका निजीकरण कर दिया गया। और सामूहिक फार्म की जगह पे निजी फार्म बने। मुक्त व्यापार व्यवस्था को अपनाया गया, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाए, फ्री ट्रेड हो सके विभिन्न देशों के बीच में। मुद्रा, जो इनकी मुद्रा होती है, करेंसी होती है, उसकी आपसी परिवर्तनीय है, तो आपस में इसको एक्सचेंज किया जा सकता है, ठीक है। उन मुद्रा को आधार बना के व्यापार किया जा सकता है। तो ये कुछ परिवर्तन हो रहे हैं। और पश्चिमी देशों की आर्थिक व्यवस्था से जुड़ा हो। पूंजीवाद के अतिरिक्त किसी भी वैकल्पिक व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया गया, यानी केवल और केवल इनको पूंजीवाद ही अपनाना है, इसके अलावा कोई दूसरी व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया गया। तो ये कुछ शॉक थेरेपी की विशेषताएं हैं। क्वेश्चन आपके पेपर में आता है कि बताइए शॉक थेरेपी के क्या परिणाम हुए। देखिए जिन देशों ने शॉक थेरेपी को अपनाया था, ये सोच के अपनाया था कि शॉक थेरेपी को अपनाने के बाद उनकी अर्थव्यवस्था जो है वो सुधर जाएगी, ठीक है, उनको लाभ होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ इसको देखते हैं। शॉक थेरेपी को अपनाने के बाद पूरे क्षेत्र की जो अर्थव्यवस्था थी वो बिल्कुल तहस नहस हो गई, ठीक है। रूस का जो औद्योगिक ढांचा था, जो उसके बड़े बड़े उद्योग थे, वो भी चरमरा उठा, यानी कि सारी व्यवस्था इनकी बिगड़ गई। 90% जो इनके उद्योग थे वो निजी कंपनियों को बेचने पड़े, ठीक है। और यहाँ पे जो महत्वपूर्ण उद्योग होते थे वो भी काफ़ी कम कीमत में, यानी औने पौने दामों में बेच दिए गए, यानी कि बहुत ही कम कीमत में, जो उनकी रियल वैल्यू थी उससे बहुत नीचे वाले दामों में उसको बेचा गया। और इसे इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल कहा जाता है। तो देखिए क्या परिणाम हुए, सब कुछ मतलब गलत ही हो रहा है, अच्छा कुछ भी नहीं हुआ। रूस की जो मुद्रा थी रूबल, इसमें भी गिरावट आ गई। और जब मुद्रा में गिरावट आती है तो क्या होता है, महंगाई बढ़ जाती है, महंगाई बढ़ गई। यहाँ पे खाद्यान्न का आयात करना पड़ा इनको बाहर से। सरकारी जो पहले सब्सिडी होती थी, रियायतें मिलती थी इनको, वो भी धीरे धीरे समाप्त कर दी गई। अमीर और गरीब लोगों के बीच में तीखा विभाजन हो गया। जो अमीर है वो तो अमीर ही है, लेकिन जो गरीब है वो बहुत गरीब हो गया। तो इनके बीच में कहीं ना कहीं एक तीखा विभाजन हो गया। ये थे शॉक थेरेपी के परिणाम। अगला क्वेश्चन है यूरोपीय संघ से क्या अभिप्राय है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए यूरोपीय संघ जो है यूरोप के जो देश हैं उनका एक संगठन है, और ये 1992 में बना था और मोस्टेट संधि के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। तो शुरू में क्या था, ये यूरोपीय संघ का एक आर्थिक संगठन के रूप में कार्य करता था, लेकिन बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे ये राजनैतिक संगठन की तरह काम करने लगा। इसके पास अपना झंडा है, ठीक है, अपना गान है, अपना स्थापना दिवस है, और अपनी इसके पास मुद्रा भी है। इनकी मुद्रा जो है इसको यूरो कहा जाता है। यूरोपीय संघ ने 2003 में अपना एक संविधान बनाने का भी प्रयास किया था, लेकिन इसमें ये फेल हो गया था, असफल रहा। अगला क्वेश्चन है कि यूरोपीय संघ जो है एक संगठन है, ठीक है, इसको ताकतवर बनाने वाले जो प्रमुख कारक हैं वो कौन से हैं। क्यों मतलब यूरोपीय संघ इतना ताकतवर है, क्या इसके पीछे रीजन है, तो इसको समझते हैं। ये पेपर में आता है, देखिए ये क्वेश्चन घुमा के पूछेंगे। अगर यूरोपीय संघ की विशेषता पूछे तो भी आप यही आंसर लिख सकते हो। अगर इसकी ताकतवर होने के कारण पूछे जाए तो भी आप यही पॉइंट लिख सकते हो, तो चल जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं यूरोपीय संघ जो है इसकी जबरदस्त आर्थिक, राजनीतिक, सैनिक प्रभाव है। 2016 में अगर हम इसे देखें तो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। इसका जो जीडीपी है वो 17,000 अरब डॉलर से भी ज़्यादा है, और इसकी मुद्रा यूरो जो है वो अमेरिका के डॉलर के लिए भी खतरा बन सकती है। इतना मतलब आप इसे ताकतवर संगठन मानिए। विश्व व्यापार में देखें अगर इसको हम, तो अमेरिका से भी 3 गुनी ज़्यादा इसकी हिस्सेदारी है, ठीक है। यहाँ पे टाइपिंग की मिस्टेक है, तो माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए, आप समझ जाइए। विश्व व्यापार में अमेरिका से 3 गुनी ज़्यादा इनकी हिस्सेदारी है, ठीक है। यूरोपीय संघ का जो एक सदस्य देश है, ये वीटो पावर मिली हुई है फ्रांस। देखिए पहले ब्रिटेन जो था उसको भी मिली हुई थी, ठीक है, वीटो पावर इसे भी मिली हुई है, लेकिन ब्रिटेन ने क्या करा, जो यूरोपीय संघ है इससे निकल गया ये। तो इसीलिए अब हम यहाँ पे एक देश लिख रहे हैं, वरना यहाँ पे आंसर में हम दो दो देश लिखा करते थे, ठीक है, क्योंकि अब ब्रिटेन अलग हो गया है तो इसीलिए हम फ्रांस को बता रहे हैं। और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है इनके पास, ठीक है, इनके पास हथियार भी बहुत सारे हैं।
तो इस तरीके से देखा जाए तो यूरोपीय संघ जो है एक बहुत ही ताकतवर संगठन है, लेकिन इसकी कुछ कमजोरियां भी हैं। देखिए, ये क्वेश्चन ज़्यादातर बच्चे याद करके जाते हैं, सबको पता होता है या सभी याद करके जाते हैं, लेकिन कई बार पेपर में ये क्वेश्चन आता नहीं और ये पूछ लेते हैं कि बताइए यूरोपीय संघ की कमजोरियां क्या हैं। तो यूरोपीय संघ ताकतवर तो है, लेकिन उसकी कुछ कमियां कुछ कमजोरियां भी हैं, ये भी आपको पता होनी चाहिए। कौन सी है कमजोरियां? देखिए, यूरोपीय संघ के सदस्य देशों की अपनी अलग विदेश नीति। अब देखिए, कैसे कहने का मतलब, यूरोपीय संघ है, इसमें बहुत सारे देश हैं, अब इन सभी देशों की अपनी अपनी अलग विदेश नीति है। तो कभी कभी क्या होता है, ये इनकी विदेश नीति जो है एक दूसरे के खिलाफ हो जाती है। एग्जाम्पल आपके सामने दिया हुआ है, इसे समझिए। देखिए, जब इराक पर यूएसए ने हमला किया था तो उस समय ब्रिटेन ने इस हमले का साथ दिया था, ठीक है, लेकिन जर्मनी और फ्रांस इसके खिलाफ थे। अब देखिए, ब्रिटेन यूरोपीय संघ का देश है, जर्मनी और फ्रांस भी यूरोपीय संघ के देश है, लेकिन एक मामले में ब्रिटेन जो है वो अमेरिका के साथ है, लेकिन उसी मामले में जर्मनी और फ्रांस जो है उसके खिलाफ है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कभी कभी इनकी विदेश नीति एक दूसरे के खिलाफ भी हो जाती है, ठीक है, ये इसकी कमजोरी है। सेकेंड पॉइंट देखें, डेनमार्क और स्वीडन, ये भी यूरोपीय संघ के देश हैं, ये यूरो मुद्रा और मोस्टेड संधि को मानने को तैयार नहीं है। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाएगा, इसको आपको ध्यान रखना है कि ये जो दो देश हैं डेनमार्क और स्वीडन, इन्होंने यूरो मुद्रा को मानने से साफ साफ इनकार कर दिया, और ये जो मोस्टेड संधि जिसके तहत यूरोपीय संघ बना था, इसको भी मानने से इन्होंने इनकार कर दिया, ठीक है। फिर क्या है कि ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ छोड़ दिया है, ये भी एक विवाद का मुद्दा हो सकता है, या आप ऐसे समझ सकते हो एक कमजोरी हो सकती है इसकी, क्योंकि ब्रिटेन उससे बाहर निकल चुका है, और इसके कई सदस्य देश जो हैं वो अमेरिकी गठबंधन में भी थे। तो ये कुछ इसकी कमजोरियां हैं जो कि आपको बतानी है अगर पेपर में आता है तो। अगला क्वेश्चन है आसियान। आसियान से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आसियान की स्थापना कब हुई थी, इसके उद्देश्य क्या है, ये पूछ लेते हैं। तो देखिए, आसियान, पहले ये समझ लीजिए कौन से देशों का संगठन है। तो ये दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन है, ठीक है। 1967 में 5 देशों के द्वारा बैंकॉक घोषणा पत्र पे हस्ताक्षर करके इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। और प्रारंभ में 5 देश थे इसमें, लेकिन बाद में 5 देश और जुड़ गए, यानी कि शुरू में 5 देश कौन से थे, इसमें इंडोनेशिया था, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, लेकिन बाद में कौन से देश जुड़े, ब्रुनेई दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, ठीक है, कंबोडिया, ये सभी देश बाद में जुड़ गए। तो शुरू में 5 थी इनकी संख्या, लेकिन बाद में 5 और जुड़े, तो इनकी टोटल संख्या यहाँ पे 10 हो गई है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसका उद्देश्य क्या है ये समझिए। इसका उद्देश्य है आर्थिक विकास को तेज करना, ताकि यूरोपीय संघ के आसियान के जो देश हैं इनके बीच में आर्थिक विकास को तेज किया जा सके, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास हो सके, यहाँ पे कानून का शासन हो, ठीक है, शासन को सुधारा जा सके, और संयुक्त राष्ट्र संघ के जो नियम है उनको माना जाए, क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व को बढ़ावा दिया जाए। तो ये कुछ इसके उद्देश्य हैं। आसियान शैली क्या है, तो आसियान शैली का मतलब है आसियान का काम करने का तरीका। तो आसियान का काम करने का तरीका क्या है ये समझिए। तो देखिए, आसियान जो है ये अनौपचारिक रूप से टकराव रहित, सहयोगात्मक, एक दूसरे से सहयोग करके बिना किसी टकराव के, ठीक है, और मेल मिलाप का इन्होंने नया उदाहरण पेश करके काफ़ी नाम कमाया है। इसी को हम आसियान शैली कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आसियान के प्रमुख 3 स्तंभ कौन से। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जितने भी क्वेश्चन है ना, ये पिछले, अगर आप 10 वर्षों के क्वेश्चन पेपर को उठा के देखोगे तो आपको यही क्वेश्चन पेपरों में दिखेंगे। ये बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करा रखे हैं 10 से 12 साल के सॉल्यूशन। तो अगर आप प्लेलिस्ट में सर्च करोगे प्रीवियस ईयर के पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन पेपर तो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और उसमें जाके आप देख सकते हो, उसमें केवल सीबीएसई बोर्ड के नहीं बल्कि बिहार बोर्ड के, झारखंड बोर्ड के, हरियाणा बोर्ड के, ठीक है, अलग अलग बोर्डों के भी करवा रखे हैं मैंने, हिमाचल, उत्तराखंड, अलग अलग बोर्ड के पेपर भी करवाए हैं, सीबीएसई के भी करवाए हैं। तो आप सभी पेपरों को देखोगे तो आपको पता लगेगा कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है सारे। आसियान सुरक्षा समुदाय, देखिए 3 स्तंभ कौन से, आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय और आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय, ये आपको याद रखने नाम। अगला क्वेश्चन है कि आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब हुई थी और इसके उद्देश्य क्या है। तो देखिए, क्षेत्रीय मंच की स्थापना हुई थी 1994 में। आसियान की स्थापना कब हुई थी तो आपको याद रखना है 1967 में। अब आसियान और आसियान क्षेत्रीय मंच दोनों अलग चीज़ें हैं, कंफ्यूज मत होना, पेपर में आ जाता है तो कई बार बच्चे गलत कर देते हैं, ठीक है। तो आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब हुई है, 1994 में। उद्देश्य क्या है इसका, कि आसियान के जो देश हैं इनके बीच में इन देशों की सुरक्षा करना, इसका उद्देश्य, ठीक है। आसियान के देशों की जो विदेश नीति है उसमें एक तालमेल बना रहे, इसके लिए भी ये काम करता है। अगला क्वेश्चन है, आसियान विजन 2020 से क्या अभिप्राय है।
तो आसियान का जो विजन दस्तावेज 2020 था, इसमें क्या था कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान की बहिर्मुखी भूमिका होगी। यानी कि इन्होंने पहले ही टारगेट रख लिया था कि 2020 तक आसियान को दुनिया भर में इसकी मतलब एक बहिर्मुखी भूमिका होगी, यानी कई क्षेत्रों में इसकी भूमिका होगी आसियान की। और टकराव की जगह पे इन्होंने क्या करा है, बातचीत को बढ़ावा देने की नीति से ये बात निकली है। क्योंकि आसियान की एक खास बात ये है, ये एक कामयाब संगठन है और कामयाबी के पीछे जो मेन रीज़न है ये है कि इनके बीच में आपसी विवाद जो थे वो इन्होंने बातचीत से सुलझा लिए, ठीक है, बिना किसी टकराव के, बिना किसी युद्ध के। इनकी आपस में सहमति बन गई और इन्होंने कई सारे मुद्दों को सुलझा लिया है। आसियान ने कंबोडिया का जो टकराव था उसका समाप्त कर दिया। आसियान ने पूर्वी तिमोर के संकट को भी संभाल लिया। तो ये इसकी महत्वपूर्ण बात है। चाउ एन लाई जो थे, जो चाइना के थे, इन्होंने 4 क्षेत्रों में आधुनिकीकरण का प्रस्ताव दिया था। वो 4 क्षेत्र कौन से हैं? तो देखिए, कृषि के क्षेत्र में, उद्योगों के क्षेत्र में, सेना के क्षेत्र में और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। इन 4 क्षेत्रों में इन्होंने क्या करा था? आधुनिकीकरण का प्रस्ताव दिया था। अगला क्वेश्चन है कि चीन ने कब मुक्त द्वार की नीति अपनाई थी और इसके क्या परिणाम हुए थे? तो चाइना जो है इसने 1978 में यहाँ के जो नेता हैं देंग शाओपिंग, इनके नेतृत्व में मुक्त द्वार यानी कि ओपन डोर की नीति अपनाई थी। इसके बाद चाइना को काफ़ी मतलब फ़ायदा हुआ, बहुत तेज़ी से इसने विकास किया। मुक्त द्वार की नीति का मतलब क्या है आपको ये पता होना चाहिए। इसने यानी कि देखो, ये क्या करते थे, पहले ज़्यादा बाहर से व्यापार नहीं करते थे, लेकिन इन्होंने क्या करा, मुक्त द्वार के तहत अपने दरवाजे खोल दिए सबके लिए, आओ हमसे व्यापार करो। और दुनिया भर में इन्होंने व्यापार करना शुरू करा। उसके बाद बहुत तेज़ी से इनको मतलब इनकी जो अर्थव्यवस्था है वो ग्रो हो गई। मुक्त द्वार की नीति अपनाने के बाद चीन की जो विदेश व्यापार है वो बढ़ गया तेज़ी से। और चीन ने शॉक थेरेपी को नहीं अपनाया। देखिए, ये एक साम्यवादी देश था, लेकिन इसने शॉक थेरेपी को नहीं अपनाया, बल्कि अपनी अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध ढंग से खोला, यानी स्टेप बाइज स्टेप इसने अपनी अर्थव्यवस्था को खोला और उसका फायदा भी इसको हुआ। अगला क्वेश्चन है, चीन ने कब खेती और उद्योग का निजीकरण करा? तो देखिए, 1982 में इन्होंने खेती का निजीकरण कर दिया था और 1998 में इन्होंने उद्योग का निजीकरण कर दिया था। अगला क्वेश्चन है कि जापान को सत्ता के नए केंद्र के रूप में देखा जा रहा है। जापान की विशेषता बताइए। देखिए, जापान जो है ये एशिया महाद्वीप के पूर्व में स्थित एक द्वीपीय देश है, छोटा सा, और दुनिया में एकमात्र देश है जापान जिसने परमाणु बम झेला हुआ है। यानी परमाणु बम की जो विभीषिका है, जो नुकसान है, वो इसने झेला हुआ है। जापान के संविधान के अनुच्छेद 9 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने में इनका, देखो इनका क्या होता है कि इनका जो संविधान है उसके आर्टिकल 9 में ये कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय विवाद को सुलझाने में बल प्रयोग का हमेशा के लिए त्याग किया है इन्होंने, यानी बल प्रयोग का इस्तेमाल ये नहीं करेंगे। जापान सत्ता के नए केंद्र के रूप में देखा जाता है क्योंकि जापान जो है एक बहुत तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है और ग्रुप 7 में भी ये शामिल है, ठीक है, G7 में भी ये शामिल है। इसके पास प्राकृतिक संसाधन जो है वो ना के बराबर है, यानी काफ़ी कम है। ये क्या करता है, ये बाहर से कच्चा माल खरीदता है, बाद में उसको मैन्युफैक्चरिंग करके उसे जो प्रोडक्ट बनते हैं और दुनिया भर में बेच देता है। इसके बाद भी अगर हम देखें तो टेक्नोलॉजी के मामले में जापान जो है दुनिया में बहुत फेमस है। सोनी, पैनासोनिक, होंडा, सुजुकी, ये ब्रांड आपने ज़रूर सुने होंगे, ठीक है, ये सारे जापानीज़ ब्रांड है। और 1964 में जापान जो है OECD का भी सदस्य बन गया था। और इसके अर्थव्यवस्था की बात करें तो दुनिया में अगर आप देखोगे ताकतवर देशों में तो तीसरे नंबर पे इसकी अर्थव्यवस्था आती है। हालांकि इतना छोटा सा देश है ये, आबादी के लिहाज से देखें तो दुनिया का 11वां स्थान आता है इसका। संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में जो योगदान है इसका, वो उस हिसाब से देखें तो ये दुनिया का एक तरह से दूसरा बड़ा देश है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पैसा जो है ये संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में देता है। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण एशिया के देशों की मुख्य समस्या क्या है? तो दक्षिण एशिया जो है संघर्ष वाला क्षेत्र है। इनके देशों के बीच में सीमा विवाद है, जल विवाद है, ठीक है, और जातीय संघर्ष देखने को मिलता है। और ये दक्षिण एशिया का जो हिस्सा है ये संवेदनशील है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, इनके बीच में आपस में झगड़े ही चलते रहते हैं, इनकी आपस में बनती नहीं है। इसमें जैसे पाकिस्तान भारत हो गया, ठीक है, भारत बांग्लादेश हो गया, कई बार नेपाल से विवाद हो जाता है, श्रीलंका से हो जाता है, तो इस तरीके से इनके बीच में आपस में बनती नहीं है। एक क्वेश्चन है जो पेपर में बहुत पूछा जाता है कि पाकिस्तान जो है यहाँ पे लोकतंत्र के स्थायी ना रह पाने के पीछे क्या कारण है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, पाकिस्तान जो है यहाँ पे सेना का और धर्मगुरु और जो भूस्वामी हैं इनका बहुत ज़्यादा दबदबा है, ये एक रीज़न है। फिर भारत के साथ पाकिस्तान के जो संबंध है आप जानते हो हमेशा से तनावपूर्ण संबंध रहे हैं, तो इसकी वजह से भी पाकिस्तान में सेना समर्थक समूह जो हैं ये ज़्यादा ताकतवर हैं। यहाँ की राजनीतिक पार्टियाँ जो है वो भ्रष्ट है, भ्रष्टाचार बहुत है, ये भी एक रीज़न है।
फिर क्या है कि पाकिस्तान में जो लोकतांत्रिक शासन को चलाने के लिए कभी भी इनको अंतर्राष्ट्रीय समर्थन नहीं मिला। अमेरिका और पश्चिमी देशों ने भी खूब अपने फायदे के लिए इनको खूब उकसाया है सैनिक शासन के लिए, ठीक है। तो ये कुछ रीज़न हो जाएंगे। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पेपर में आता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में सहयोग के और संघर्ष के 3 मुद्दे बताने हैं। कौन से ऐसे मुद्दे जिस पे सहयोग है और कौन से ऐसे मुद्दे जिस पे संघर्ष है, या सहमति या असहमति, कैसे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। लैंग्वेज वो चेंज कर देंगे, लेकिन आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए। तो देखते हैं सहमति किन बातों में। आपदा प्रबंधन के मुद्दे पे, पर्यावरण के मुद्दे पे सहमत है, लुक ईस्ट की जो नीति है हमारी उससे भी सहमत है, व्यापार बढ़ाए, इन सभी बातों में तो सहमति है। लेकिन कुछ मुद्दों पे असहमति है, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र नदी जो है उसका जो जल बंटवारा है उसको लेकर, भारत में जो इलीगल रूप से जो अप्रवासी ये बांग्लादेशी बसे हुए हैं, इसको लेकर विवाद है। फिर भारत विरोधी जो कट्टरपंथी इस्लामी जमात है, ठीक है, इसका क्या करता है, ये बांग्लादेश कहीं ना कहीं इनका समर्थन करता है, तो इसको लेकर विवाद रहता है। फिर भारत को प्राकृतिक गैस निर्यात ना करने का फैसला जो है ये भी गलत है, इसमें भी असहमति है। तो कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन पे असहमति है और कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिस पे सहमति है, ठीक है। तो ये दोनों मुद्दे आपको पता होने चाहिए। श्रीलंका से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है कई बार। तो देखिए श्रीलंका में जातीय संघर्ष है। श्रीलंका क्या है, आप देखोगे भारत के नक्शे में, तो जो दक्षिण का जो हिस्सा है यहाँ पे आपको देखोगे ये वाला जो हिस्सा है श्रीलंका का है, ठीक है, छोटा सा आपको दिखता है। तो श्रीलंका में बहुसंख्यक सिंगली समुदाय हैं और अल्पसंख्यक तमिल समुदाय हैं, यानी कि यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं ये सिंगली लोग हैं और इनकी संख्या जो है वो ज़्यादा है। लेकिन भारत से जाके यहाँ पे तमिल लोग भी बस गए हैं, इनकी संख्या जो है कम है, और इनके बीच में आपस में सिंगली और तमिल के बीच में विवाद रहता है जो कि जातीय संघर्ष है। श्रीलंका के बहुसंख्यक समुदाय जो सिंगली लोग हैं वो भारत से आकर जो तमिल लोग यहाँ पे बसे हैं इनके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। सिंगली राष्ट्रवादी जो है वो ये कहते हैं कि श्रीलंका में तमिलों के साथ कोई भी रियायत नहीं बरतनी चाहिए, ठीक है, और तमिलों के प्रति उपेक्षा भरे बर्ताव से एक उग्र तमिल राष्ट्रवाद की आवाज़ भी यहाँ पे बुलंद हुई है। हुआ क्या कि यहाँ के लोग जब वहाँ पे बस गए थे ना, तो वहाँ के लोग इनको पसंद नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि जो श्रीलंका है वो सिंगलियों का देश है, ठीक है, ये बाहर से आए हुए लोग हैं, तो इनको यहाँ पे इनके साथ कोई रियायत नहीं बरतनी चाहिए। लेकिन जब तमिलों के साथ ऐसा हो रहा था तो फिर तमिलों का भी एक उग्र संगठन बना है। तो 1983 के बाद उग्र तमिल संगठन है, एक लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल ईलम, जिसको लिट्टे कहा जाता है, ये एक संगठन बना जो तमिल लोगों के लिए बना। और इस तमिल लोगों का जो संगठन है लिट्टे और श्रीलंका की सेना है, इनके बीच में संघर्ष चलता रहता है। कुछ लोग ऐसे हैं तमिल लोग, वहाँ पे इन्होंने एक अलग देश की मांग कर दी है कि यहाँ पे हमारी जनसंख्या ज़्यादा है तो यहाँ पे हमारे लिए एक अलग देश ही बना दिया जाए। अगला क्वेश्चन है श्रीलंका में जातीय संघर्ष के बावजूद भी आर्थिक और अन्य क्षेत्रों में उन्नति काफ़ी हुई है। तो ये कैसे है, देखिए श्रीलंका में बहुसंख्यक सिंगली समुदाय और अल्पसंख्यक तमिल समुदाय हैं, इनके बीच में जातीय संघर्ष है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पे आर्थिक विकास जो है वो काफ़ी ठीक हुआ है। हालांकि अब श्रीलंका फिर भी डूब गया है, लेकिन ये जो आपके एनसीईआरटी पुराने समय से चली आ रही है तो उसके अकॉर्डिंग आपके पेपर में क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो देखिए जनसंख्या की वृद्धि पर श्रीलंका ने सफलतापूर्वक नियंत्रण किया, ये एक अच्छा पॉइंट है इनका। दक्षिण एशिया में अपनी अर्थव्यवस्था का सबसे पहले उदारीकरण जो किया था वो श्रीलंका ने किया था, अपनी अर्थव्यवस्था को लिबरल बनाया था, व्यापार के नियम सरल कर दिए थे, ठीक है। श्रीलंका का जो सकल घरेलू उत्पाद है वो दक्षिण एशिया में सबसे ज़्यादा है। देखिए अब इसका जो जनसंख्या है, इसका जो क्षेत्रफल है, उस दृष्टि से देखा जाए तो इसकी जो जीडीपी है वो बहुत अच्छी है। संघर्ष के बावजूद भी श्रीलंका में लोकतांत्रिक राज व्यवस्था कायम है, ये भी एक अच्छा पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे आज तक इतना संघर्ष हुआ है फिर भी लोकतंत्र यहाँ पे कायम है। अगला क्वेश्चन है दक्षिण एशिया में लोकतंत्र का जो रिकॉर्ड है वो मिला जुला रहा है, लेकिन फिर भी जो जनसाधारण है, यहाँ की जो जनता है वो लोकतंत्र का समर्थक है। इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए क्या हुआ कि दक्षिण एशिया के 5 देशों में एक सर्वे कराया गया और उनसे पूछा गया कि बताइए आपको किस प्रकार का शासन पसंद है। किन देशों में हुआ था सर्वे, बांग्लादेश, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। तो इन्होंने सबसे ज़्यादा जो समर्थन दिया वो लोकतंत्र को किया, यानी कि ये लोकतंत्र को ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है, जनता का समर्थन मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन का अर्थ आपको बताना है। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन ऐसी संस्थाएं होती हैं जो दुनिया भर के देशों के लिए काम करती हैं, उनकी सहायता करती हैं, ठीक है। इसके सदस्य भी ज़्यादा होते हैं और इसका कार्य क्षेत्र जो होता है वो भी बड़े स्तर पर होता है। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता ही क्यों पड़ती है। तो देखिए दुनिया में बहुत सारी समस्या ऐसी होती है जिनका निपटारा जो है कोई एक देश नहीं कर सकता। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता हमको पड़ती है, और विभिन्न देशों के बीच में मान लो झगड़े हो जाते हैं तो उसको सुलझाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की जरूरत पड़ती है। विश्व में शांति स्थापित करने के लिए, विश्व में समझौते संधियां कराने के लिए भी कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय संगठन की जरूरत पड़ती है।
अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन के उद्देश्य बताने हैं। तो देखिए इसके कई सारे उद्देश्य हैं, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को रोकना, झगड़ों को शांतिपूर्वक तरीके से सुलझाना, राष्ट्रों के बीच में सहयोग की राह दिखाना ताकि इनके बीच में सहयोग हो सके, जो दुश्मनी हो जाती है दो देशों के बीच में उसके दायरे को कम करना, सामाजिक आर्थिक विकास के लिए काम करना, विभिन्न देशों की मदद करना और अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौते करना। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैंने सीधे सीधे पॉइंट पढ़ दिए, यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आसान पॉइंट है, हर एक बच्चे को समझ में आएगा। देखिए दुनिया भर में झगड़े होते हैं, उसको रोकना किसका काम है? अंतर्राष्ट्रीय संगठन का। झगड़े को शांतिपूर्वक तरीके से सुलझाना, बिल्कुल सिंपल सिंपल से पॉइंट है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद करो, इसको लिख लो। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग कौन से हैं? तो इसमें सुरक्षा परिषद आ जाता है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आ जाता है, महासभा आ जाता है, सचिवालय आ जाता है, आर्थिक और सामाजिक परिषद आ जाता है। ठीक है, तो ये इसके कुछ मुख्य अंग हैं, प्रमुख अंग है। भारत की सुरक्षा की 4 महत्वपूर्ण रणनीतियां बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। देखिए भारत अपनी सुरक्षा कैसे कर सकता है, कौन सी रणनीति बना सकता है जिससे भारत की सुरक्षा रहे? तो इसके लिए 4 आपसे पॉइंट पूछे हुए हैं, चारों पॉइंट आपको याद होने चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है अपनी सैन्य क्षमता को मजबूत करना, यानी अपनी सेना को इतना मजबूत करो, उसको हथियार दो, उसको लेटेस्ट हथियार दो, उसको ट्रेनिंग दो, उसको फंड दो, ताकि सेना के पास किसी प्रकार की कोई कमी ना रहे। सेना अगर कमज़ोर होगी तो जाहिर सी बात है बाहर से अगर कोई आक्रमण करता है तो देश को नुकसान होगा, लेकिन अगर सेना मजबूत होगी, सैन्य क्षमता मजबूत होगी, तो कोई भी हमारा बाल विवाह का नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से अपनी सैन्य क्षमता को मजबूत करना ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। सेकंड है आपका अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को मजबूत करना, जैसे यूएनओ जैसी संस्थाएं, इनको मजबूत करना। ये क्या होगा? ये जरूरत पड़ने पर मदद करेंगे। अंदरूनी समस्या से निपटारा, क्योंकि देश के अंदर भी बहुत सारी समस्या होती है, उससे भी निपटना, क्योंकि आप देखते हो कई बार देश में दंगे हो जाते हैं, विभिन्न राज्यों में आपस में सशस्त्र संघर्ष हो जाता है। तो ऐसे में अगर अंदरूनी समस्या से ही नहीं निपटेंगे तो कैसे मतलब देश की सुरक्षा हो सकती है? तो अंदरूनी समस्या से निपटना भी एक पॉइंट है। सामाजिक और आर्थिक विकास, अगर हम सामाजिक और आर्थिक रूप से समृद्ध होंगे तो जाहिर सी बात है सुरक्षित भी होंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट अच्छा है, इसे भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, ये पेपर में कई बार पूछा जाता है कि खतरे के नए स्रोत बताने। देखिए खतरे के नए स्रोत में आता है आतंकवाद, इसको खतरे के नए स्रोत के रूप में देखा जाता है। गरीबी, महामारियां, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, पॉल्यूशन, आपदाएं, शरणार्थियों की समस्या, जनसंख्या का तेजी से बढ़ना, एड्स, बर्ड फ्लू जैसी बीमारियां, ये सब क्या है? खतरे के नए स्रोत है। अगला क्वेश्चन है कि सुरक्षा के पारंपरिक तरीके कौन से हैं? तो देखिए सुरक्षा का जो पारंपरिक तरीका होता है उसमें हिंसा का इस्तेमाल कम करना, न्याय युद्ध होना चाहिए, यानी कि जब युद्ध की जरूरत हो, जब लगे कि सारे रास्ते बंद हो गए, युद्ध ही सॉल्यूशन है, तभी युद्ध होना चाहिए। युद्ध उचित कारणों, यानी उसके पीछे कारण होना चाहिए उचित, आत्मरक्षा के लिए हो, दूसरों को जनसंहार से बचाने के लिए ही युद्ध होना चाहिए। युद्ध साधनों का सीमित प्रयोग, यानी कि जो हथियार होते हैं उसका कम से कम प्रयोग करना चाहिए। अगर मान लो युद्ध हो रहा हो और सामने वाला जो शत्रु है वो निहत्था हो, तो ऐसे में और वो सामने वाला आत्मसमर्पण भी कर रहा है तो उसको नहीं मारना चाहिए, उसको बख्श देना चाहिए। सेना का उतना ही प्रयोग करना चाहिए जितना आत्मरक्षा के लिए जरूरी हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण की विभिन्न समस्या जो है वो आपको बताना है। तो देखिए कृषि योग्य भूमि जो है दुनिया भर में घट रही है, ये पर्यावरण की समस्या। अब खेती की जब जमीन ही नहीं बचेगी तो अनाज कहाँ से होगा, और अनाज नहीं होगा तो देश का पालन पोषण कैसे होगा? अगला है कि चरागाह जो है वहाँ पे चारे खत्म हो रहे हैं, मछलियों का जो भंडार है, मत्स्य भंडार, वो कम होता जा रहा है, जल जो है वो प्रदूषित हो रहा है, जल की कमी हो रही है, और खाद्य उत्पादन में कमी आ रही है। विकासशील देश जो है वहाँ पे पीने का साफ पानी नहीं मिल पाता है, वन जो है उन काटे जा रहे हैं। ठीक है, दुनिया भर में जैव विविधता को नुकसान हो रहा है, ओजोन परत में छेद हो रहा है, इतनी सारी समस्याएं। अब इतनी सारी समस्याएं जो है इनमें से पेपर में अगर 4 नंबर में आ रहा है तो 4 पॉइंट, 6 नंबर में आ रहा है तो 6 पॉइंट, इतने ही आपको लिखने हैं, सारे नहीं लिखने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रियो सम्मेलन जो है वो कब और कहाँ हुआ था? तो 1992 में हुआ था, ब्राज़ील में हुआ था, रियो डी जनेरियो में, इसीलिए इसका नाम रियो सम्मेलन पड़ गया है। ठीक है, क्योंकि रियो में हुआ था। फिर यूएनओ का पर्यावरण और विकास के मुद्दे पे ये सम्मेलन था और इसमें 170 के करीब देश शामिल हुए थे। इस सम्मेलन में बहुत सारे हजारों आप ये लगा लो एनजीओ शामिल हुए थे। ठीक है, इसमें कई सारी जो मल्टीनेशनल कंपनियां होती हैं वो शामिल हुई थी। इसे पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है, इसको अर्थ समिट भी कहा जाता है, इसको रियो सम्मेलन भी कहा जाता है। साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी से क्या अभिप्राय है? तो देखिए इसको मैं आपको आसान भाषा में समझा देता हूँ। ये मान लीजिए पृथ्वी है, ये ऊपर है उत्तरी गोलार्ध और नीचे है दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है,
अब क्या है भाई, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में ये दुनिया को बांट लिया हमने। तो पर्यावरण को लेकर उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध का जो रवैया है उसमें अंतर है। उत्तरी गोलार्ध में जो देश हैं वो कौन से देश हैं, ज़्यादातर विकसित देश है, यानी कि यहाँ पे जो देश हैं ये विकसित देश हैं, और यहाँ पे जो है विकासशील देश है। इन्होंने विकसित देशों ने क्या किया है, विकास कर लिया है, पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। और ये देश अभी विकास करना शुरू करा है इन्होंने दक्षिण गोलार्ध के, और पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाया। लेकिन आज के समय में पर्यावरण में बहुत ज़्यादा प्रदूषण है, समस्याएं हैं। आज के समय में ये कहा जाता है कि दोनों को बराबर जिम्मेदारी निभानी चाहिए। लेकिन जो दक्षिणी गोलार्ध के देश हैं इनका कहना है कि भाई हमने तो नुकसान ज़्यादा पहुंचाया नहीं पर्यावरण को, नुकसान तो उत्तरी गोलार्ध वालों ने पहुंचाया है, तो ऐसे में हमें ज़्यादा क्यों, बराबर क्यों, मतलब हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए बताइए, क्योंकि नुकसान पहुंचाने वाले तो उत्तरी गोलार्ध के देश हैं। लेकिन ये कहते हैं नहीं, सबकी बराबर जिम्मेदारी होनी चाहिए। इसी को लेकर हो गया है विवाद। तो यहाँ पे ये निकला है कॉन्सेप्ट की साझी, यानी है तो ये समस्या सभी की, उत्तरी और दक्षिणी सबकी, लेकिन जिम्मेदारी अलग अलग होनी चाहिए। जिसने ज़्यादा नुकसान पहुंचाया वो ज़्यादा भरपाई करे, जिसने कम पहुंचाया वो कम भरपाई करे, ठीक है। यहीं से ये कॉन्सेप्ट निकला है। तो पर्यावरण को लेकर उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के देशों के रवैये में अंतर है। उत्तरी गोलार्ध के विकसित देश जो हैं वो पर्यावरण को लेकर उसी रूप में चर्चा करना चाहते हैं जिस दशा में आज के समय में पर्यावरण मौजूद है। ये देश चाहते हैं कि पर्यावरण के संरक्षण में सभी देशों की हिस्सेदारी जो है वो बराबर होनी चाहिए। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध के जो विकासशील देश हैं वो ये कहते हैं कि भाई पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान विकसित देशों ने पहुंचाया है, तो ज़्यादा जिम्मेदारी भी किसकी होनी चाहिए, विकसित देशों की होनी चाहिए। यहाँ पे हो जाता है विवाद। तो विकासशील देश तो अभी औद्योगिकरण की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, तो इन पर ज़्यादा बैन लगा देना, प्रतिबंध लगा देना ये सही नहीं है। इसी कारणवश 1992 में रियो सम्मेलन में इसे प्रस्तावित किया गया और मान भी लिया गया, और इसी सिद्धांत को साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी के रूप में रखा गया है, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ये 2 नंबर में आता है अगर आता है तो। देखिए क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसमें जो औद्योगिक देश हैं उनको ग्रीन हाउस गैस, जो खतरनाक गैस हैं, उसके उत्सर्जन को कम करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया था। कहा गया था कि भाई ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करो, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, इन गैसों का कम से कम मतलब उत्सर्जन हो, ऐसा कहा गया था। और क्योंकि ये जो गैसें हैं ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती हैं, ठीक है, तो इस पर कंट्रोल किया जाए, इसलिए क्योटो प्रोटोकॉल जो समझौता है वो किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने पर्यावरण को संरक्षण देने के लिए कौन से कदम उठाए। तो देखिए भारत ने अपनी जो नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी है उसमें बदलाव कर दिया। अब क्या है कि स्वच्छ ईंधन को अनिवार्य कर दिया गया है, सीएनजी में गाड़ियाँ चलाई जा रही है, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ चलाई जा रही हैं, ठीक है, आज के समय में, ताकि धुआं ना निकले, पोल्यूशन ना हो। 2001 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम भी पारित किया गया था, 2003 में बिजली अधिनियम भी पारित किया गया। तो इस तरीके से भारत सरकार ने बहुत सारे जो कदम है वो उठाए हैं। स्वच्छ कोयले के उपयोग को बढ़ावा दिया जाने लगा है हमारे यहाँ पे, बायोडीजल का प्रयोग को मंजूरी दे दी गई है, ठीक है, और इथेनॉल विथेनॉल भी जो ईंधन है उसके साथ मिलाने की बात की जा रही है, और ज़्यादा ज़्यादा उसको बढ़ावा देने की बात की जा रही है। इलेक्ट्रिक जो वाहन है, जो ईवी होते हैं, उनको मंजूरी दी गई है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा बैटरी वाली जो गाड़ियाँ होती है उसको चलाएं। रसोई गैस को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मूलवासियों की मुख्य समस्या कौन सी है। तो देखिए समानता के लिए दुनिया भर में ये संघर्ष कर रहे हैं। दुनिया में कहीं पे भी मूलवासी हैं, सबकी समस्या एक जैसी है। समानता के लिए संघर्ष है इनका, विकास के लिए संघर्ष है, क्योंकि जहाँ ये रहते हैं वहाँ पे विकास ना के बराबर है। इन लोगों को स्वतंत्र पहचान की मांग कर रहे हैं क्योंकि इनके साथ भेदभाव होता है, ठीक है। जहाँ पे ये रहते हैं उस जगह पे, जंगलों में जहाँ भी रहते हैं उस जगह पे अपने हक की मांग करते हैं, जंगलों को ना उजाड़ने की मांग करते हैं, और इनके जीवन में ये बाहर के लोगों की दखल अंदाजी को पसंद नहीं करते। ये उसकी भी मांग करते हैं कि हमारी लाइफस्टाइल में किसी की कोई दखल अंदाजी ना हो। वैश्वीकरण का अर्थ बताना है तो देखिए वैश्वीकरण का मतलब होता है प्रवाह। प्रवाह जो होता है वो कई तरीके से होता है। प्रवाह का मतलब होता है एक जगह से किसी चीज़ का दूसरी जगह पे पहुंच जाना, ठीक है, इसे प्रवाह कहते हैं। तो ये जो प्रवाह ये कई तरीके से हो सकता है। जैसे विचार जो है हमारे, अगर एक हिस्से से दूसरे हिस्से में पहुंच रहे हैं तो वो भी एक तरह से प्रवाह हो जाएगा। वस्तु अगर एक से अधिक देशों में पहुंच रही है तो वो भी वैश्वीकरण के तहत ही आ जाएगा। पूंजी अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच रही है तो वो भी वैश्वीकरण के तहत आएगा। बेहतर आजीविका की तलाश में लोग एक देश से दूसरे देश में जा रहे हैं, ये सब वैश्वीकरण के उदाहरण हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण के प्रमुख कारण क्यों हैं, कौन से हैं। तो प्रमुख कारण, अगर वैश्वीकरण आज हो पाया है तो वो क्यों हो पाया है, तो वो टेक्नोलॉजी के कारण, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो उन्नति हुई है इसके कारण, टेलीफोन के कारण, टेलीग्राफ के आविष्कार के कारण, छपाई तकनीक के कारण। मैं समझा देता हूँ एग्जाम्पल से। देखिए
हमने क्या पढ़ा वैश्वीकरण में? विचारों का एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना, लोगों का एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचना, पूंजी का एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचना, वस्तुओं का एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचना, ये वैश्वीकरण है। तो ये फास्ट कैसे हो पाए, तेज कैसे हो पाए, तो ये आपको समझना है। देखिए यहाँ पे समझिए, जैसे मान लीजिए आज से 30-40 साल पीछे चले जाइए। अब आप दिल्ली में जैसे मान लो मैं दिल्ली में रहता हूँ और मेरा गांव यूपी में है, तो मुझे अपने यहाँ से कोई संदेश पहुँचाना है तो मेरे पास क्या तरीका होता था? ज़्यादातर चिट्ठी एक माध्यम होता था उस ज़माने में, ठीक है, 30 साल पीछे अगर हम जाते हैं तो चिट्ठी के जरिए ही हम अपने संदेश को पहुँचाते थे। इसमें काफ़ी टाइम लगता था, लेकिन आज के समय में देखें टेक्नोलॉजी के कारण, यानी टेक्नोलॉजी के कारण क्या हुआ, मोबाइल से बस बटन दबाना है और सीधा हमारी बात कहीं पे भी, केवल यूपी में नहीं, आप दुनिया के किसी देश में भी अगर आप मोबाइल के जरिए बात करते हो तो कुछ सेकंडों में आप अपनी बातें वहाँ तक पहुँचा सकते हो। तो ये फ़र्क आया ना, तो ये कुछ एग्जांपल है। ऐसे ही टेलीफोन हो गया, टेलीग्राफ हो गया, छपाई तकनीक, कहाँ एक पांडुलिपि को लिखने में कई कई साल लग जाते थे, अब क्या है कुछ ही मिनटों में वो पूरी की पूरी किताब की कितनी भी कॉपियाँ छाप लो आप। ये कैसे हो पाए? ये सब टेक्नोलॉजी के कारण हो पाए। तो वैश्वीकरण का जो मेन कारण है ना वो टेक्नोलॉजी है। वैश्वीकरण के प्रमुख कारण ये बता दिए, दोबारा आगे आगे देखते हैं। वैश्वीकरण के आर्थिक परिणाम क्या हुए हैं? तो वैश्वीकरण के कारण पूरी दुनिया में वस्तुओं के व्यापार में वृद्धि हुई है। अब पहले की तरह आयात पे प्रतिबंध नहीं लगाते। पहले क्या होता था, आयात पे प्रतिबंध लगाते थे, संरक्षणवाद की नीति होती थी। अब लोग चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा मुक्त व्यापार हो, ठीक है, विभिन्न देश यही चाहते हैं। पूंजी की आवाजाही में वृद्धि हो रही है। जो निवेश करता है वो अपने पैसे को ज़्यादातर कहाँ पे लगाना पसंद करते हैं? ऐसी जगह पे लगाना पसंद करते हैं जहाँ पे उनको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो, और खासकर विकासशील देशों में वो अपना पैसा लगाना चाहते हैं क्योंकि वहाँ पे इनको ज़्यादा फायदा होता है, ठीक है। विचारों का विस्तार हुआ है आज इंटरनेट के जरिए, कंप्यूटर से के जरिए सारे जो विचार है वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पे पहुँच जाते हैं। विकसित देश क्या है, वो अपनी वीजा नीति कठोर बना रहे हैं ताकि बाहर से आए लोग उनके रोजगार को ना हथिया लें, ठीक है। निजीकरण और पूंजीवाद को बढ़ावा मिल रहा है, लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है, नए नए तरीके के रोजगार मिल रहे हैं। बाजार में कंपटीशन बढ़ रहा है, बाजार में विभिन्न देशों के उत्पाद जो है आज आसानी से मिल जाते हैं। आप भारत में रह के कि दुनिया भर के देशों के में बनी हुई चीज़ों को आप यहाँ पे आराम से खरीद सकते हैं। आज के समय में ऑनलाइन माध्यम आ गया है, इसके जरिए आप खरीद सकते हैं। तो ये सब हुआ है। इसके सांस्कृतिक परिणाम कई बार आ जाते हैं। तो वैश्वीकरण के कारण खान पान में बदलाव हो रहा है, रहन सहन में बदलाव हो रहा है, हमारी जो संस्कृति है उसका ह्रास हो रहा है, नई नई चीज़ों को हम सीख रहे हैं, दूसरों की संस्कृति को अपना रहे हैं, पश्चिमी संस्कृति की तरफ हमारा झुकाव बढ़ रहा है। महिलाओं की स्थिति में कुछ जगह पे कमी आई है तो कुछ जगह पे सुधार भी हुआ है। विदेशी फिल्मों का चलन हो रहा है, त्योहारों का चलन हो रहा है, विदेशी संगीत के प्रति रुझान बढ़ रहा है, ठीक है, लोगों के विचार बदल रहे हैं। तो ये सब परिवर्तन हो रहे हैं। तो यहाँ पे अपनी जो फर्स्ट बुक है वो कंप्लीट हो जाती है, और इतने ही क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट थे जो मैंने आपको बताए हैं। तो इन क्वेश्चनों को आप तैयार कर लो, याद कर लो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट कर दो ज़्यादा से ज़्यादा ताकि मैं आपकी सेकंड बुक भी ले आऊँगा, ठीक है, सेकंड बुक भी ले आऊँगा जल्दी।